नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं 7 समंदर पार से। दरअसल मैं दुबई में हूं, लेकिन देश में जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसमें यक्ष प्रश्न है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 20 साल पहले, जी हां, एबीपी न्यूज अपना पुराना अवतार जो था इसका, स्टार न्यूज का, तब कार्यक्रम शुरू किया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 3 दिसंबर को हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं उनके नतीजे आए थे। कमल खिला था, जबरदस्त जीत हासिल की बीजेपी ने, कांग्रेस को पटखनी दी, करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 5 दिन बीत गए हैं उस बात को, और अभी तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ताल ठोकी जा रही है, बयान भी दिए जा रहे हैं, अनुशासन की दुहाई भी दी जा रही है कि कार्यकर्ता हूं, मेरा कोई मतलब नहीं, जो पार्टी का आदेश होगा, जो आलाकमान का आदेश होगा वही माना जाएगा। और उसमें विधायक कौन किसके साथ है ये दम भी दिखाया गया। और दरअसल बीजेपी जब आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देती है तो उसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है विधायक दल किसको चुन रहा है, या फैसला ऊपर से लिया जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश को लेकर विधायक दल की बैठक आने वाले सोमवार यानी कि 11 तारीख को होने वाली है। राजस्थान में भी हो सकती है, यानी कि 8 दिन बीत चुके होंगे और तब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। और इस बीच पर्यवेक्षकों की टीम तीनों राज्यों के लिए नियुक्त कर दी गई है। और इस पर नजर डालेंगे तो यह बड़ी दिलचस्प है। जैसे राजस्थान में राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर मंत्री, नंबर 2 इन द मोदी गवर्नमेंट, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है राजस्थान। और उनके साथ होंगी सरोज पांडे, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और विनोद तावड़े जो महासचिव हैं। उधर मध्य प्रदेश में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और मनोहर लाल खट्टर के साथ के लक्ष्मण अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, और आशा लाकड़ा ये सचिव हैं और खुद आदिवासी हैं। गौर कीजिएगा, बारीकी से समझिएगा, ये ऐसे ही नहीं नियुक्त किए गए जो ऑब्जर्वर्स हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा आदिवासी चेहरा है, संघ से जुड़े हुए हैं, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं। और साथ ही साथ दुष्यंत गौतम जो कि महासचिव हैं, इनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब खेल क्या है, और खेल समझने की जरूरत है। खेल चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था, नतीजे आने से पहले ही, जब बीजेपी ने फैसला किया, निर्णय किया कि वो सामूहिक नेतृत्व के सहारे इस चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे, अगुवाई करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, चेहरा होगा प्रधानमंत्री मोदी का। यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा घोषित नहीं किया गया राजस्थान में। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के चेहरा नहीं बनाया गया। और ना ही रमन सिंह को जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो क्या जो शतरफ हैं, वहां के मजबूत कद्दावर नेताओं ने दरकिनार किया? इस पर सवाल भी उठे, हमने भी सवाल पूछे थे। लेकिन यह रणनीति सफल साबित हुई। तो इस बार क्या जेनरेशनल शिफ्ट देखेंगे, नए चेहरे आते देखेंगे हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? और बड़े बड़े नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर जो भेजा जा रहा है, ये अनायास ही नहीं है, ये संयोग भी नहीं है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने ताल ठोकी, हमने गिनती भी गिनी, 70 तक गिनती चली गई कि 70 विधायक उनसे आकर मिले हैं। वसुंधरा राजे क्या अभी भी दरवाजे में पैर अटकाए हुए खड़ी हैं? और उन्हें समझाने का जिम्मा राजनाथ सिंह को दिया गया है। कोई संकट ना हो पाए, कयासों का बाजार गर्म है कि जी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तो हाथ नहीं मिला लेंगे। पर ये कोरी अफवाहें ही है क्या?
और मसला सुलझा लेगी क्या बीजेपी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आलाकमान कहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन जीत के बाद उन्होंने लाडली बहना योजना की ताल भी ठोकी थी, साथ में महिलाओं का, बहनों का, माओं का, बेटियों का सबका आशीर्वाद भी लिया, सबको धन्यवाद भी दिया। और उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कह रहे हैं कि देखिए मैं रेस में तो नहीं हूं, लेकिन अगर पार्टी जिम्मा देगी तो मैं मना भी नहीं करूंगा। अब जो चेहरे हैं, ये चेहरों की लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। तू डाल डाल में पात पात, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। तो इन चेहरों में कौन आगे है? राजस्थान में वसुंधरा को आगे माना जा रहा था, लेकिन अब वसुंधरा पिछड़ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या आगे निकल गए हैं? डार्क हॉर्स, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्या अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं और ब्राह्मण भी हैं और राजस्थान से ही आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल दलित चेहरा है, आईएएस भी हैं। बाबा बालकनाथ हिंदुत्व कार्ड और पुरजोर तरीके से खेलेगी क्या बीजेपी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, दोनों जगह योगी और महंत को कुर्सी पर बिठा देना या दिया कुमारी आएंगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो अब जानकार कह रहे हैं प्रहलाद पटेल का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र तोमर अब क्या वो विधायक बनकर ही रह जाएंगे? सांसदी से तो अब इस्तीफे की बात भी हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया डार्क हॉर्स हो सकते हैं क्या? हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह वो भी कांग्रेस से ही आए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा जा सकता है क्या? इसमें चेकमेट भी हो जाएंगी। वसुंधरा राजे राजस्थान में कि सिंधिया परिवार के एक उत्तराधिकारी को तो मुख्यमंत्री बना ही दिया। कैलाश विजयवर्गीय को नहीं भूल सकते हैं, महासचिव हैं कई राज्यों में। हरियाणा में जो बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, उसका सेहरा इन्हीं के सर बंधा था। वीडी शर्मा भी हैं प्रदेश अध्यक्ष। जबकि रमन सिंह के अलावा जिन चेहरों की बात हो रही है उसमें रेणुका सिंह विधायक हैं, आदिवासी भी हैं, और लता उसेंडी, ये दो महिलाओं के नाम आ रहे हैं। तो महिला फैक्टर, एम फैक्टर, महिला आरक्षण कानून भी बन गया है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे क्या? वो लागू कब होता है कब नहीं होता ये तो दूर की कौड़ी है। और उसके अलावा ओपी चौधरी, इनके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, रायपुर में, दिल्ली में कम हो रही हैं। और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके सर जीत का सेहरा बंधेगा क्या? और इसमें संगठन की मजबूती और अनुशासन, चाल चरित्र, चेहरे की जो दुहाई देती है बीजेपी, उसका भी टेस्ट होगा क्या? या शतरप वो नाराजगी का इजहार करेंगे? ऐसा हमने होते देखा है, बीएस येदियुरप्पा ने ये किया था कर्नाटक में। या जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आ गए। अब मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश यूं ही नहीं भेजा गया, वो संघ से पुराने वक्त से जुड़े हैं, तो संघ का कोई संदेशा उनके जरिए शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाया जाएगा क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यह बिल्कुल सीधा सवाल, बिना लार लपेट के। और दूसरा सवाल, नए चेहरे पर दांव, पुराने दिखा रहे ताव। ताव भी दिखाया जा रहा है क्या यहां पर चर्चा में? इसीलिए आज राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को नहीं बुलाया, क्योंकि इस बात का जवाब कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रवक्ता नहीं दे सकता है, बीजेपी प्रवक्ता भी नहीं देगा। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार आज मेरे साथ जुटे हैं। प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, बीजेपी पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। दबंग दिबांग, सालों का असीम तजुर्बा है इनके पास, राकेश शुक्ला, और मध्य प्रदेश को लेकर ये बहुत पैनी नजर रखते हैं। और साथ ही साथ विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और विजय, आप ही से शुरू करूंगा। विजय की बात हो रही है, लेकिन चेहरा अभी सामने नहीं आ पा रहा, और राजस्थान से ही शुरू करें।
जिसे आप बाखूबी समझते हैं, पहचानते हैं। पेज अभी भी अटका हुआ है। वसुंधरा इज नॉट विलिंग टू गिव अप, और इसीलिए अब कठिन काम की बागडोर, वो कमान राजनाथ के हाथ सौंपी है बीजेपी ने। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। एक तो मैं आपको बधाई दूं कि आप दुबई में रह के भी आपके दिल में हिंदुस्तान बस रहा है और उसकी चिंता आप कर रहे हैं, कि वहाँ बैठे हुए लोग दुबई में रहकर हिंदुस्तान की चिंता करें, ये अच्छी बात मुझे लग रही है। और राजस्थान की आपने बात शुरू की, राजनाथ जी को शायद इसीलिए जिम्मेदारी दी गई। इस पूरे तीनों पर्यवेक्षक जो रखे गए हैं तीनों राज्यों के, उनमें सबसे सीनियर लोगों में से हैं राजनाथ जी। पार्टी के अध्यक्ष भी लंबे समय रहे, लंबा अनुभव रहा है। और वहाँ ही एक संभावना लगती है कि जो वसुंधरा जी हैं, क्या उनको कन्विंस करने में कोई मुश्किल हो सकती है, या जो उनके समर्थक विधायक हैं वो कोई परेशानी कर सकते। एक बात साफ है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई पेच फंसा हुआ है। जो पार्टी हाईकमान है उसमें प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर हैं और पार्टी अध्यक्ष हैं, तीनों लोग जब पर्यवेक्षक दिल्ली से अपने अपने राज्यों में जाएंगे, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, रायपुर में और जयपुर में, तो उनके पास उस नाम की लिस्ट होगी, उस नाम का पर्ची होगी कि किसको बनाना है। इन तीनों जगहों के पर्यवेक्षकों का काम है कि यदि कोई दुविधा हो तो वो विधायकों को कन्विंस करें। बाकी से औपचारिकता तो वो होगी कि विधायक दल की बैठक हो और उसमें नाम रखा जाए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ 2017 का, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और वहाँ भी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़े थे पार्टी ने। और जब शाम को 5 बजे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी जीत हुई थी, इससे भी ज़्यादा थी, 325 सीटें वहाँ पर मिली थी उत्तर प्रदेश में, और शाम को 5 बजे वहाँ बैठक हो रही थी, विधायक दल की बैठक। तो जो बैठक का संचालन कर रहे थे उनको भी वहाँ पर नाम की जानकारी नहीं थी, और वेंकैया नायडू उस समय प्रभारी थे। तो वेंकैया नायडू ने जब वो संचालन के लिए गए मंच पर, माइक पर, उससे पहले वेंकैया नायडू ने उनको नाम बताया योगी आदित्यनाथ का। और जब नाम योगी आदित्यनाथ का लिया, उसके बाद उस हॉल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है। हम लोगों को अच्छा लगता है कयास लगाना कि कितने नाम हैं, सबको खुश भी कर सकते हैं, सबके शेरवानी भी बनवा सकते हैं, सबकी नई साड़ी भी खरीदवा सकते हैं। लेकिन जो मोटी बात है कि मुझे लगता है, जो बात हम लोग करते रहे हैं कि जनरेशनल चेंज पर, मुझे लगता है पार्टी हाईकमान ने फैसला किया है कि जनरेशनल चेंज करेंगे तीनों ही राज्यों में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके लिए जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए इस तरह के लोगों को रखा गया, राजनाथ जी को रखा गया, खट्टर साहब को रखा गया, अर्जुन मुंडा को रखा गया। तो वो तो बाधाएं तो हैं। आप ये बात मान रहे हैं विजय कि बाधाएं हैं। भाई 5वां दिन हो गया, अभी ऑब्जर्वर, अब उनकी घोषणा की गई है और बैठक की संभावना भी सोमवार को लगाई जा रही है, यानी कि 8 दिन। तो अड़चन, इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसमें कुछ अड़चन है या बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है बीजेपी? अड़चन केवल यही लग रही थी पार्टी को, खासतौर से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, कि क्या कोई विरोध दिखाई दे सकता है क्या वसुंधरा जी का, जिसका आपने सवाल में भी जिक्र किया कि ताव, जो ताव है वो दिखाई दे सकता है क्या, उस ताव को कैसे दूर किया जा सके और सब लोगों से बातचीत की जाए। एक ये गलतफहमी भी रहती है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ तय करते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मतलब नरेंद्र मोदी का फाइनल वो से होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी सबसे कंसल्ट करते हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह हैं, खासतौर से, तीनों लोग तो करते ही हैं, और जो और भी सीनियर लीडर्स हैं, जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड हम कहते हैं, उन लोगों से भी लगातार चर्चा होती है। और यही नहीं, जो राज्य है उनके लोगों से भी चर्चा वो करते हैं। लेकिन फाइनल स्टेप मोदी जी की होगी, उस पर काम होगा। और मुझे लगता है यही समय इसलिए लग रहा था कि भाई इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं यदि जनरेशनल चेंज किया जाए। तो यदि ज्यादा होगा, कोई विरोध ज्यादा दिखाई देगा, तो क्या फिर पुराने चेहरों पर चला जा सकता है? और इसमें क्या ये आशंका भी घर कर रही है विजय, ये आशंका कितनी बड़ी है कि वसुंधरा राजे कहीं पार्टी ना तोड़ दे? सोशल मीडिया पर आजकल ये खबरें 2 दिन से बड़ी चल रही हैं। मैं इसीलिए इनको कयासों का बाजार गर्म होना इसको कह रहा हूं। पर ये जी वसुंधरा कहीं पार्टी ना तोड़ दें, अशोक गहलोत बड़े खुश हो जाएंगे उनका ही समर्थन करने में। और वसुंधरा अभी फूंक फूंक कर कदम इसलिए रख रही हैं कि सचिन पायलट वाली हालत ना हो जाए कि सोच रहे थे 30-35 विधायक साथ आएंगे, आए कुल जमा मिलाकर 19 विधायक जब बगावत हुई थी कांग्रेस में। इन कयासों को, इस बाजार को कैसे आंकते हैं आप? संदीप, मुझे बहुत इस कयास
की कोई आशंका संभावना नहीं लगती कि वसुंधरा जी पार्टी तोड़कर ऐसा कर ले। इसको वसुंधरा जी की ताकत से कम नहीं आंकड़ा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाले प्रदेश हैं। वहाँ जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जो नेता हैं, वो सब संगठन के साथ चलते हैं और संगठन ने जो फैसला कर लिया मोटे तौर पर उसके साथ जाते हैं। और वसुंधरा जी भी इस बात को बेहतर तरीके से समझती हैं। तो वसुंधरा जी की ताकत को कम नहीं आंकते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर विधायक, यदि वसुंधरा जी ये फैसला कर भी ले, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, तो भी वसुंधरा जी के साथ नहीं जाएंगे। ये मैं आज आपको कह सकता हूँ। पार्टी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, संगठन को ध्यान में रखते हुए, तो क्या ये मान लिया जाए, मैं समझ गया विजय, क्या ये मान लिया जाए राजनाथ सिंह, और आपने इतने सालों बीजेपी को कवर जो किया है, राजनाथ सिंह देखिए नंबर 2 हैं वो इस वक्त मोदी सरकार में दरअसल, और उनकी और वसुंधरा राजे की एक पुरानी अदावत भी है। तो वसुंधरा राजे का चैप्टर क्लोज होने वाला है क्या राजस्थान की राजनीति में? यदि वो ज़्यादा अपना विरोध जताने की कोशिश करेंगी तो चैप्टर क्लोज होगा, लेकिन अदावत की वजह से नहीं। मुझे लगता है जो कास्ट फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट है राजनाथ जी को पर्यवेक्षक बनाने में, कि वो भी राजपूत समाज से आते हैं। और यदि वसुंधरा जी का नाम नहीं रखा जाए तो जो राजपूत समाज के विधायक हैं उनको कैसे किया जाए, संतुष्ट किया जाए, उसको ध्यान में, अदावत की वजह से राजनाथ जी को रखा गया हो ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक जाति के हिसाब से ये फैक्टर काम में आता है कि राजपूत विधायकों को कैसे संतुष्ट किया जा सके, नाराज ना हो। वसुंधरा के मामले में ये जातियों का घालमेल भी बड़ा दिलचस्प है विजय। नहीं, जातियों का तालमेल भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए वसुंधरा राजपूतनी है, जाटों में ब्याही गई है, गुजरों की समधन है, तो 3 जातियां यहां पर आ जाती हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर अगले मेहमान के पास जाता हूं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का? देखिए, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं। मैंने आपको कहा कि इतना तय है कि नाम जब पर्यवेक्षक यहां से जाएंगे तो वो नाम की पर्ची लेकर जाएंगे, ये तय है। और कोई विरोध, कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा कि वो है वहां पर। विरोध और कंफ्यूजन नहीं है। राकेश भाई, आप बताइए, मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को भेजा जाना, संघ के प्रचारक थे, उनका कोई चुनावी राजनीति में ऐसा कोई दखल नहीं था, यकायक वो अवतरित हुए थे 2014 में, कलानौर में काम करते थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश में। संघ का इस्तेमाल भी हो रहा है, संघ के जरिए संदेश भेजा जा रहा है। क्या ये शिवराज के लिए, मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाना शिवराज के लिए खतरे की घंटी की उनको फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? नहीं संदीप भाई, शिवराज जी को तो पहले से ही अंदाजा था कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जहां तक तीनों पर्यवेक्षकों की बात है तो आप पाएंगे कि तीनों पर्यवेक्षक वहां औपचारिक रूप से जा रहे हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली नहीं है। और मध्य प्रदेश में ऐसा कोई क्लेश भी नहीं है कि जिसके लिए पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पड़े, कि वहाँ पे सुलह समझौता कराना पड़े। अपने शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से साफ कर दिया गया है। वो पहले लाडली बहना की बात कर रहे थे और आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जीत मोदी जी की है। फिर उसके बाद वो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं सीएम पद के दावेदारी मेरी नहीं है। जहाँ तक आपकी तरफ से जो 6 नाम दिखाए जा रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि उसमें से 3 नाम हटा देना चाहिए, 3 नाम रखना चाहिए। और वो 3 नामों में से ही होगा जो एक आकलन वहाँ पे आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें 2 चीज़ें तो लगभग राजनीतिक रूप से बताया जा रहा कि तय है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है और एक शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये 2 चीज़ें तो वहाँ राजनीतिक गलियारे पे लगभग तय मान चल रहे। हालांकि ये एक कयास ही है और अभी कयास ही लगेगा जब तक कि सारे पत्ते साफ नहीं हो जाते। मतलब नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश भाई, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ चुनावी प्रचार में, जिसमें बात 18, 20, 21 करोड़ से होते हुए 10,000 करोड़ तक चली गई, वो मुख्यमंत्री की रेस से आउट हो गई। आप कह रहे हैं शिवराज भी आउट हैं, तो इन कौन है? सबसे प्रबल दावेदार कौन है आपकी निगाह में?
देखिए, मुझे लगता है कि ओबीसी को रिप्लेस करके यदि ओबीसी पे ही दांव लगाया जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम प्रहलाद सिंह पटेल जी का आता है। प्रहलाद सिंह पटेल जी का आप देखेंगे तो बैकग्राउंड भी बड़ा रहा, संघ पृष्ठभूमि से भी हैं, युवा मोर्चा से उन्होंने काम शुरू किया और लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उनके अपने और पार्टी के लोगों के साथ बड़े अच्छे मित्रवत संबंध हैं। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जी के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव की भी स्थितियां नहीं है कि जिससे ये लगे कि आगे चल के कोई क्लेश होगा या अभी वर्तमान समय पर कोई क्लेश होगा। तो ओबीसी यदि वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप समझिए 2 डिप्टी सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। मुझे संदीप भाई नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पे अभी दांव लगाया जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए भी साइड रखा जाएगा कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में उनका उपयोग किया जाए। और एक आप देखेंगे कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से यदि एक व्यक्ति को स्टेट पे रखा जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक व्यक्ति को रखा जाएगा सेंटर पे, वो सिंधिया जी होंगे। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी की यदि हम बात करें तो यदि स्टेट से उनको हटाया जाएगा तो मध्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, जिसको हम भोपाल रीजन कहते हैं, वहाँ से एक व्यक्ति को सेंटर में लाया जाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा मुझे लगता है एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि हमें 2 बड़े नेता सेंटर में चाहिए और 3 बड़े नेता हमें स्टेट पे चाहिए। तो इस हिसाब से ही पूरी रचना की जा रही है। दिबांग, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कह रहे हैं भाई मैं नहीं बनना चाहता, मैं रेस में नहीं हूं, पर पार्टी कहेगी तो मुझे बनने में गुरेज भी नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में जो ये अप्रत्याशित मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बीजेपी की जीत हुई, 20 सीटों का जो ये अंतर आया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इसका जवाब कहीं सूझा आपको, बूझा? देखिए, अब ये तो सवाल ये बहुत अच्छा है, सब पूछ सकते हैं इस सवाल को, लेकिन इसका जवाब किसी के पास है नहीं। बाकी राज्यों में भी जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब कयास है। एक नाम है जो घूम रहा है और ज़रूरी नहीं है कि ये नाम जिन पर चर्चा हो रही है वही हो। ये भी हो कि बहुत ही कोई एक इनविजिबल मिस्टर हैं जो इस समय घूम रहे हैं और सभी राज्यों में यही हाल है। तो कयास ही लगा सकते हैं हम कि वहाँ पर ट्राइबल होंगे, कयास ही लगा सकते हैं कि वहाँ पर हम जो जिन नामों की चर्चा नहीं है वो भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ट्रेडिशन है, जितना टाइम लग रहा है बीजेपी को, उससे ये लग रहा है कि कुछ एक बड़ा मंथन चल रहा है, एक बड़ा समझाने मान मनोबल की बड़ी कोशिशें चल रही हैं और उसी में पार्टी पूरी जुटी हुई है पिछले 5 दिन से, और अगले 1 आध दिन और इसकी कोशिश रहेगी। तो इस कोशिश में बीजेपी जो रणनीति बना रही है दिबांग, कोई खास कुछ फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? 2024 का चुनाव भी है, जेनरेशनल चेंज करना है क्या? कुछ क्षत्रपों को अगर ठंडे बस्ते में डाला जाएगा तो किसको आगे बढ़ाया जाए, ये आने वाली बीजेपी की एक तस्वीर भी तो पेश करेगा ना। क्या इसीलिए इतना वक्त लग रहा है या कुछ और परेशानियां भी हैं जिन्हें शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं अभी? देखिए, जितने भी जो नाम थे, जो बन सकते थे, जो पुराने नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से कोशिश तो कर ली। हम देख रहे हैं, अगर आप वसुराजे को देखिए तो उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना, वो एक प्रदर्शन करके देख लिया। शिवराज सिंह चौहान हम देख रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की छिंदवाड़ा से, जहां पार्टी सातों के सातों विधायक सीटें हार चुकी हैं, कहा कि मैं तो मिशन 29 में जुटा हुआ हूं। वो उनका अपने एक तरीका है अपनी दावेदारी का। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो जीत है ये बड़ी जीत है और वो मंदिर है मध्य प्रदेश उनका और लोग उसके लिए भगवान हैं। तो एक तरीके से इशारा भी किया कि मैं रहना मध्य प्रदेश में ही चाहता हूं। तो वो अपने तरीके से उन्होंने अपनी सारी चालें चल दी हैं। और ये भी बताया जा रहा है, देखिए जो उमा भारती थी 2003 में 173 सीटें आई थी, 42% वोट आया। इस बार सीटें कम हैं लेकिन 48% वोट हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि बहुत मजबूत पकड़ है पार्टी की मध्य प्रदेश में। प्रयोगशाला रही है बीजेपी की मध्य प्रदेश, ये भी बात जानी जा रही है। तो आप देखिए, प्रदेश दर प्रदेश यही हाल है कि आप किसी तरीके से एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं
और उसमें आप कैसे सबको साथ लेते हुए, सबको मनाते हुए चलना चाहते हैं, ताकि कोई 24 में जो चुनाव हो उसमें कोई ऐसी बाधा ना पैदा हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। और वही एक कोशिश है। अब जो भी आएंगे वो, ये तो बात सही है कि ये इतने अनुभवी हैं, इतने साल इन्होंने शासन किया है। इन दोनों की भी बात कर, रमन सिंह तो खैर खुद ही रिटायर हो गए थे। तो जो भी आएंगे वो नए जनरेशन से ही आएंगे, नए नेता ही आएंगे। इसमें तो कोई बिल्कुल संशय नहीं है कि जो भी नेता बनेंगे, अगर ये नहीं बनते हैं, और जैसा कि महिला खींचतान चल रही है, बिल्कुल उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा, महिला होंगी या आप ओबीसी पे हो। छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह या लता हुसैंडी का नाम आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम, मैं संदीप, मैं यही कह रहा हूं आपको कि ये हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। और महिला भी हो सकती हैं कि आप, उसकी बड़ी वजह देखिए कई सारी हैं। आपने महिला आरक्षण की बात की, सीटें जब बांटी गई उसमें आपने सीटें कम दी, कई राज्यों में कांग्रेस से काफी कम सीटें थी। अब लोग जीत कर आए हैं, क्या आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे? क्या उनको आप सबसे बड़े सीट पर बैठाएंगे? ये आपकी एक तरह से चुनौती है, आपकी प्रतिबद्धता को दिखाएगा अगर आप ये दिखाते हैं। और अगर आपका ये लगता है कि नहीं, हम तो किसी हाल में भी जीतने वाले हैं, तो आप वही करेंगे जो आपकी मनमानी है। तो इसमें दिखाना भी होगा, दिखावा भी होगा, और एक तरीके से अपनी बात को मनवाना भी होगा। और एक बहुत बड़ी जीत हुई है और ये धीरे धीरे सिंक इन हो रहा होगा कि इस समय हमारा मौका है। और वो आप देख लीजिए, जैसे भी, चाहे आप महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, माफ कीजिएगा, आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, हमने मुख्यमंत्रियों के नाम देते, लगातार कयासों के बावजूद एक नया सा नाम पिटारे से आ जाता है। तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसके अलावा भी कोई एक बिल्कुल नया सा नाम सामने आ जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और प्रदीप सिंह, अब यहां पर आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा, उसे थोड़ा खंगालना चाहूंगा। ये तमाम जो हमने नेताओं के नाम लिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भाई राजस्थान में वसुंधरा, नहीं तो गजेंद्र सिंह शेखावत, नहीं तो बाबा बालकनाथ या अर्जुन राम मेघवाल, ऑब्वियस से नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, नहीं तो प्रहलाद पटेल, नहीं तो कैलाश विजयवर्गीय या वी.डी. शर्मा, ये नाम आ रहे हैं। और वही हाल कहीं ना कहीं, कमोवेश थोड़ी कम तादाद में, लेकिन वही अरुण साहब हो जाएंगे जी, या ओपी चौधरी हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का हाल है। पर बीजेपी की रणनीति क्या है, और वो सरप्राइज कितना बड़ा सरप्राइज हो सकता है? क्योंकि दरअसल जो हम बातें कर रहे हैं ये विचार या विमर्श ही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होने वाला है क्या इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के पद को लेकर? नहीं, देखिए, अब आउट ऑफ द बॉक्स आप किसको मानेंगे इस पर निर्भर करता है, और कौन होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन तार्किक आधार पर और तथ्यों के आधार पर मैं अपना एक विश्लेषण दे सकता हूँ। एक बात निश्चित लगती है जो मुझे, कि जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो विधायकों में से। ये जो सांसदों के नाम आ रहे हैं, इनमें से कोई जो है कहीं रेस में भी नहीं है, दूर दूर, केवल ये मीडिया में नाम चल रहे हैं। जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हीं में से बनेगा। दूसरी बात, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कहना चाहें, बीजेपी 2018 में जो पीढ़ी परिवर्तन से, नेतृत्व परिवर्तन से चूक गई थी, उस गलती को सुधारना चाहेगी 2023। तो और तीनों राज्यों में वैसे तो चाहेगी परिवर्तन, लेकिन मुझे लगता है कि चेंज विद कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बने रहे और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में दोनों जगह पर हो सकता हो सकता है कोई महिला हो, दोनों जगह पर हो सकता है। जिस आप कह रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक पास कराया है, चेंज विद कंटिन्यूटी, चेंज विद कंटिन्यूटी तभी होगा जब शिवराज सिंह चौहान बने रहे, और उनको हटाने का कोई बड़ा कारण नहीं। तो 2018 का चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन कुछ सीटें कम हुई थी, वोट तब भी ज्यादा मिले थे। और अब जो जीत मिली है उसमें ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया, और ये मैंडेट एक तरह से प्रधानमंत्री और पार्टी
का है, लेकिन इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी योगदान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद, मैं ये केवल अपना अनुमान बता रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी शायद चेंज न हो, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव तय है। वसुंधरा राजे की जहां तक बात है, क्या दाव उठा सकती है, चैलेंज कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी में किसी राज्य इकाई के किसी नेता की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है वो राष्ट्रीय नेता को चैलेंज कर सकते। वसुंधरा राजे की तो बिल्कुल ही नहीं। जो जिस तरह की राजनीति उन्होंने पिछले 5 साल की है, उसके बाद उनको टिकट मिल गया। मैं मानता हूं कि पार्टी की यही बहुत बड़ी जो है वो उनके प्रति एक तरह से कहे सम्मान दिखाया है कि उनको विधायक का टिकट दिया, विधानसभा का टिकट दिया। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की बगावत हुई थी, उस समय अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने मदद की होती, साथ दिया होता पार्टी का, तो शायद 2020 में ही सरकार बन गई होती। उसके बाद अगर वो उम्मीद करें कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना देगी 18 में हराने के बाद, 20 में इस तरह की भूमिका निभाने की बात, तो ये तो मतलब 7वें आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चेंज होगा। और अगर वो थोड़ा हाँ, नहीं, इसमें जो आप वसुंधरा का आपने जिक्र किया, वसुंधरा भी परिपक्व राजनेता हैं और वो ये भी जानती होंगी, इतिहास वो भी जानती हैं। उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, शंकर सिंह वाघेला हो, पार्टी से वो बगावत करके कुछ झंडे नहीं गाड़ पाए थे, उन्हें वापस लौटकर पार्टी में ही आना पड़ा। खैर शंकर सिंह वाघेला तो नहीं आए। ऐसा है कि बीजेपी एक कैडर, जी बोलिए। हाँ, नेता की ताकत तभी तक रहती है जब तक वो पार्टी। वसुंधरा राजे से जो 70 विधायक मिलने गए, वो तभी तक जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। आप देखिए, कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता, 6 विधायक नहीं गए उनके साथ। केशुभाई पटेल, गुजरात के सबसे बड़े नेता, 4 विधायक नहीं गए उनके साथ। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी में कैडर और संगठन जो है नेता बनाता है, नेता जो है पार्टी को नहीं बनाता। तो जब तक पार्टी के साथ है तब तक बहुत ताकतवर है। पार्टी जैसे छोड़ते हैं, कैडर साथ छोड़ देता है, उसके बाद वो जमीन पर आ जाते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पता है। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ एक और समस्या है, उनको अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर भी देखना है, उसको भी स्थापित करना है, उनको तय करना है कि उनको अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में सोचना है या बेटे के बारे में भी सोचना है। और उनको मालूम है कि जिस तरह का रवैया आपके हाईकमान का है, उसमें एक परिवार से 2 लोगों को आगे बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर वो कोशिश करेगी तो उसका नुकसान सीधा उनके बेटे को होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं आने वाली है, कोई भी सांसद मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। उसके अलावा कौन होगा, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। जो दिबांग जिसकी बात कर रहे थे, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। बिल्कुल हो सकता है कि जो नाम चल रहे हो सकता है उनमें से कोई ना हो, कोई और तो चेंज विद कंटिन्यूटी होने वाला है, यानी कि बदलाव भी होगा और निरंतरता भी कायम रहेगी। अब है, आप कैसे आंक रहे हैं भाई? 5वां दिन हो गया, 8वें दिन की बात हो रही है कि विधायक दल की बैठक होगी मध्य प्रदेश में। पुख्ता जानकारी अभी राजस्थान को लेकर नहीं आई है, कयास है कि वहां भी हो सकती है। तो ये जो जितना वक्त लग रहा है, ये सरप्राइज एलिमेंट की तैयारी है, ये पेशबंदी है, या अंदर खाने कुछ खींचतान भी चल रही है? आंकते कैसे हैं आप इस मैं तो नहीं राजनीतिक हलचल को? मैं तो नहीं मानता कि अंदर खाने कोई खींचतान चल रही है। मैं ये भी नहीं मानता है कोई विद्रोह की संभावना है किसी तरह की। मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ कि तीनों पुरानी हस्तियों में, तीनों पुराने मुख्यमंत्रियों में अगर किसी के पास थोड़ा बहुत मौका है तो वो शिवराज सिंह चौहान के पास मौका है वापसी का, बाकी किसी के पास कोई मौका नहीं है। न वसुंधरा राजे के पास है, और रमन सिंह ने तो अपने आप को वैसे भी अलग कर लिया है उस दौड़ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक खुशनुमा समस्या का सामना कर रही है, एक ऐसी समस्या का सामना कर रही है इसका सब लोग सामना करना चाहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिचेस। देखिए, उसके पास 3 मुख्यमंत्री बनाने हैं उसे, वो चाहे तो 6 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, वो 3 विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है। तो आप सोचिए, 6 और 3 9 और 3
12 बहुत बड़े पद उसके पास मौजूद हैं। इन 12 पदों का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी सभी बॉक्सेस को टिक कर सकती है। जितना भी सोशल रिप्रेजेंटेशन है, जितना भी ये सब काम कर सकती है भाजपा। महिलाओं को भी नुमाइंदगी मिल जाएगी, आदिवासियों को भी नुमाइंदगी मिल जाएगी, ऊंची जातियों को, राजपूतों को भी, सबको नुमाइंदगी मिल जाएगी इसके अंदर। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हमको नुमाइंदगी नहीं मिली, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में ऊंचे पदों के लिए चुनना है। वो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं चुन रही है, वो इन पदों के लिए भी चुनने की प्रक्रिया जारी है। तो ये एक परिस्थिति है और मुझे लगता है कि इसमें देर भी ऐसी कोई खास मुझे नहीं लग रही। ये हम मीडिया में ज़्यादा बेचैनी है, भाजपा बहुत शांतिपूर्वक और सुनियोजित तरीके से अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं हम चौंकेंगे, कहीं हम मुस्कुराएंगे कि भाई ये देखिए हम कह रहे थे यही हुआ, हमने इशारा कर दिया था, हमने कहा तो नहीं था लेकिन इशारा कर दिया था, लेकिन हो गया। तो ये सब प्रतिक्रियाएं हम लोग बाद में देंगे, ये सारी प्रतिक्रियाएं हम लोग बाद में देंगे। उसके बाद जब बन जाएंगे लोग, यानी जब लोगों को पद मिल जाएंगे, उस वक्त ज़्यादा दिलचस्प बहस होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन कामों को करने से, इन निर्णयों को लेने से दरअसल क्या साधना चाहती है। तो ऐसे में अगला सवाल अब ये, और बाकियों से भी ये पूछूंगा, पर इस सवाल की शुरुआत आपसे कर रहा हूं अभय। देखिए, आने वाला 24 का जो चुनाव है, अब आपने वो सही कहा कि 12 पद हैं, बीजेपी के पास वो एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है, इतनी विकल्प हैं, हर बॉक्स को वो टिक कर सकती है। तो भाई महिलाओं ने साथ दिया, तो महिला मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में से एक जगह कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री, और वसुंधरा का पत्ता कट जाता है तो वो किस जगह हो सकता है। दलित या पिछड़े वर्ग, दलित वही मुख्यमंत्री बना देंगे तेलंगाना में, ऐसी बातें भी चली थी। शिवराज सिंह चौहान खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं, और अगड़ों को क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। तो ये 3 जो मुख्यमंत्री पद हैं, ये किन किन वर्गों में बटेंगे, उसका कुछ इशारा दे सकते हैं आप? देखिए, इन तीनों राज्यों में आदिवासी वोटों का बहुत महत्व है। हम सब लोग इस तथ्य को जानते हैं। 2018 में आदिवासियों ने भाजपा को नापसंद कर दिया था। भाजपा की पराजय या कांग्रेस से पीछे रह जाने का एक बड़ा कारण था। इस बार आदिवासी सीटों के ऊपर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कांग्रेस को पछाड़ा है वहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद में आदिवासियों में भाजपा के लिए जो समर्थन उमड़ा है, मेरे ख्याल से भाजपा उस टेम्पो को कायम रखना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि किसी एक आदिवासी को एक मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। वो कौन होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भाजपा ऐसे करेगी तो मुझे तर्क संगत लगेगा। मेरा कहना मतलब छत्तीसगढ़ मानकर चले। हाँ, मतलब एक तर्क संगत बात लगेगी कि ये। और विजय आप कैसे देखते हैं, किन किन वर्गों को एड्रेस करता दिखाई देगी बीजेपी? भाई जातिगत जनगणना बड़ा इशू है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला, वो जातियों की नई परिभाषा भी कर रहे हैं। तो किस पर इन 3 मुख्यमंत्री कैसे कैसे आएंगे, आप कुछ सेंस देना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संभावना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो, और महिला भी हो सकती है, आदिवासी महिला भी हो सकती है, लेकिन आदिवासी हो। मध्य प्रदेश में मुझे ओबीसी मुख्यमंत्री की संभावना सबसे ज़्यादा लगती है। शिवराज जी रहते हैं तब भी, और यदि नहीं तो प्रहलाद पटेल के होने की संभावना भी उसमें बनती है, लेकिन ओबीसी मुख्यमंत्री होने की संभावना मध्य प्रदेश में लगती है। और राजस्थान में जो है वो एक जनरेशनल चेंज 100% होने की संभावना मुझे लगती है कि वहाँ पर कोई बने। और राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उनको संभावना दिखती है भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिना ओबीसी, बिना आदिवासी के कोई चेहरे को चुनाव लड़ा सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है वहाँ पर, ताकि उसमें कोई 2024 के चुनावों में उसको मुश्किल नहीं होगी। और ये बात बार बार करना कि 2024 को ध्यान में रखकर, ये तो सही है बात कि 2024 के चुनाव में को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी, लेकिन सर आप और हम लोग ये बात करते रहे कि विधानसभा चुनावों में मोदी जी का चेहरा नहीं चलता, 10% वोट कम मिलते हैं। अब उसके बाद भी मोदी जी के चेहरे पर तीनों जगह जीत गए, तो जब 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री और मोदी जी का ही चेहरा, तो फिर अब किस किस के भरोसे चलाएंगे 2024 का चुनाव? ठीक है राकेश भाई, आप किस तरह से इस
सवाल का विश्लेषण करेंगे। किन किन वर्गों पर ध्यान देती दिखेगी बीजेपी और सरप्राइज एलिमेंट बड़ा क्या होगा? 20 सेकंड में छोटे छोटे जवाब चाहूंगा प्लीज। संदीप जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 3 राज्यों में जो चेहरा चयन होगा वो 2028 के हिसाब से नहीं होगा, 2024 के हिसाब से नहीं होगा, वो 2033 के हिसाब से होगा। नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा मुख्यमंत्री चयनित किया जाएगा जो ये 5 साल बेहतर काम करके अगले 5 साल में कांग्रेस को आने से रोके। इसलिए हम जो भी समीकरण देखेंगे वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण समीकरण होगा ये तीनों राज्यों में। तो मतलब युवाओं पर दांव लगाती दिखेगी। दिबांग, क्या आपको ये सेंस भी लगती है? जब हम जनरेशनल शिफ्ट की बात करते हैं तो जो अभी चेहरों की हमने ज्यादातर बात की वो पके पकाए चेहरे हैं, लेट 50s अर्ली 60s वाले भी हैं। युवा पर भी दांव खेलते हुए दिखाई दे सकती है बीजेपी। जी हाँ, युवा पर भी दाव लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल वही है संदीप, और बड़ा सवाल है कि आखिर युवा कौन है। आजकल 60 साल वाले भी युवा हो जाते हैं। मुझे एक बात लगता है कि अगर आप वसुंधरा राजे को नहीं बनाते हैं तो जरूर आप एक महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे, और रेणुका सिंह उस दौड़ में हैं जो आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप देखिए विपक्ष की तरफ से एक बहुत सशक्त महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। आप इतने मुख्यमंत्री हैं आपके बीजेपी की और आप किसी महिला को न बनाएं तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अटपटा लगेगा। और ऐसी लड़ाई में जहां आप महिला जो आरक्षण बिल है, महिला बिल है, उस पर आप बहुत मजबूती से मैदान में उतरना चाहते हैं तो आप बनाएंगे क्यों नहीं। और आप एक ही महिला थी ले दे के वसुंधरा राजे सिंधिया, उसको भी आपने नहीं बनाया। इस तरह की मेरे ख्याल से इस पर काफी ध्यान होगा कि महिला को बनाया जाए। तो एक तो महिला मुझे लगता है कि अवश्य बनेगी इन 3 राज्यों में। मुझे लगता है कि पिछड़ा राजनीति पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन जब टिकटों के बंटवारे की बात आएगी, जब अंदर बंद कमरे में बात होगी तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। जहां तक मुख्यमंत्रियों का सवाल है, बहुत सारी सीटें हैं पर मुझे लगता है कि एक पिछड़ा तो 24 पर भी नजर होगी। और भविष्य प्रदीप जी 20 सेकंड में आपका क्या विश्लेषण है? लगता है तीनों राज्यों में जो है सभी वर्गों से मतलब प्रमुख वर्ग जो है उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सवर्ण कोई होगा, मध्य प्रदेश में ओबीसी से होगा और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल होगा। उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभी इस पर मंथन चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टोटली रन आउट ऑफ टाइम। तो अलग अलग एक चरणबद्ध तरीके से ये रणनीति बनाती दिख रही है बीजेपी। अंदर खाने अभी दिक्कत है और इसीलिए 3 दिन बाद पहली विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में होती दिखाई देगी। खबर बड़ी है, सवाल बड़ा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे हम ट्रैक करेंगे और आपकी जनता जनार्दन की राय क्या है वो आपसे साझा करने वाला हूं। तो 3 राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी का फैसला किस बिना पर लिया जाएगा? ममता सिंह है हमारी दर्शक कोलकाता से। वो कह रही हैं बीजेपी के लिए युवाओं को आगे करने का ऐसा सुनहरा मौका मिलना मुश्किल है। जबकि एक और दर्शक हैं, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं, रमन दास। वो कहते हैं 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए दिग्गजों को अनदेखा करना असंभव है। तो ये मुश्किल कदमताल होगी। दिग्गज हैं भाई, उनको बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। 5 महीने बाद चुनाव है और मौका ऐसा कि कायाकल्प भी की जा सकती है। जनरेशनल चेंज का भी मौका मिला है बीजेपी को, मुश्किल से मिलता है। ट्रैक करेंगे इस खबर को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।